चलिए आप लोग का पेज नंबर 384 में आना है। सबसे ये सब तो अजीब लगता है, टर्मिनेटर वाला टाइप का फील आता है। पेज नंबर 384, सेक्शन नंबर 56, सब सेक्शन 2, फिर बाकी सब आपको देखना है। यहाँ पे क्या है, शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ एफएमवी। एफएमवी मतलब क्या होता है, आपका मार्केट में शेयर का जितना भी दाम होगा उससे अगर ज़्यादा में अगर आपने बेचा है तब जाके आपको क्या देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आपको अगर इलस्ट्रेशन नंबर 385 में आना है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कितना है नंबर, ये इलस्ट्रेशन नहीं है, प्रोविजन इलस्ट्रेटेड लिखा हुआ है। वहाँ पे पेज नंबर 385 में आपका प्रोविजंस का इलस्ट्रेशन एक दिया हुआ है। उसमें आपको देखना है कि शेयर्स इशूड लिखा हुआ है कि पी लिमिटेड का एक शेयर्स है, ठीक है, पी लिमिटेड का एक शेयर है और उसको इशू किसको किया था, मिस्टर ए को। इसका मतलब क्या है, मिस्टर ए इज ए शेयर होल्डर और उनका बस किसका शेयर है, पी लिमिटेड का शेयर है। और उनका क्या है, फेज वैल्यू। फेज वैल्यू मतलब क्या होता है, एक इक्विटी शेयर को कितना में लिस्ट किया गया है, उसका पहले वैल्यू कितना था। मार्केट में लिस्टिंग अलग हो सकता है लेकिन उसका ओरिजिनल प्राइस कितना हो सकता है, आइदर 1, 10, 100 मल्टीपल्स में रह सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पे इसका फेस वैल्यू कितना है, आपका एग्जांपल में कितना देके रखा है, 10 रुपीज़ देके रखा है। पहला वाला ही देखिएगा, पहला वाला उसमें आपका एफएमवी कितना है, फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट में इस चीज़ को कितना में बिक रहा है, आपको कितना में बिक रहा है, ये आपका 12 रुपया में। और उसको आपने बेचा कितना है, कंसिडरेशन मतलब बेचने के बाद में आपको सेल कंसिडरेशन कितना मिला है, 11। जिसका फेयर मार्केट वैल्यू आपका कितना था, 12 है, उसको आपने बेचा कितना में है, 11 रुपये में बेचा है और उसका ओरिजिनल प्राइस वैल्यू कितना था। तो इस अगर हम लोग को देखना भी है, हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, पहले मेरा फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन एफएमवी अगर होता है, कंसिडरेशन से अगर ज़्यादा होता है तब जाके मेरा क्या हो सकता है, वो कैपिटल गेन होता है। मतलब क्या है, अगर मेरा कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन इज मोर देन एफएमवी और फेस वैल्यू, तब जाके मेरा क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। ये क्या है, मेरा कंसिडरेशन क्या है, एफएमवी से कम है, तो मुझे कैपिटल गेन हो रहा है, नहीं होगा। अगर मेरा क्या है, कंसिडरेशन इससे भी ज़्यादा है और एफएमवी से भी ज़्यादा है, दोनों से अगर ज़्यादा होता है तब मेरा क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। तो आपको पहले एग्जांपल्स में देखना है कि पहला वाला में आपको देखना है कि मिस्टर ए का जो भी इशू हुआ था, शेयर्स इशू हुआ था पी लिमिटेड का, उसमें आपको कितना मिला है, पहले फेस वैल्यू में आपको 10 रुपये मिला है। 10 इज ग्रेटर देन 12 और लेस देन 12 है, तो फिर 11 रुपीज़ से भी ज़्यादा है क्या कंसिडरेशन जो मिल रहा है आपको, दोनों से ज़्यादा नहीं है, तो आपको कैपिटल गेन नहीं होगा। मतलब 56 टू आपको कैपिटल गेन नहीं होगा। आपका अगर कंसिडरेशन, व्हेनेवर योर कंसिडरेशन इज मोर देन फेस वैल्यू एंड एफएमवी, देन ओनली यू विल हैव टू चार्ज कैपिटल गेन, अदरवाइज आपको कुछ भी चार्ज नहीं होगा। फिर सेकंड वाला में आपको आना है, आपका फेस वैल्यू 10, आपका कंसिडरेशन कितना है, 9 रुपया। 9 रुपया क्या है आपका, 10 रुपये से कम है, 12 रुपये से भी कम है, तो आपको कोई भी कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। फिर सेकंड वाला में आना है आपको, उसमें क्या है, आपका दोनों से ही ज़्यादा है क्या, सेकंड में क्या है, आपका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और फिर आपका एफएमवी कितना है, 5 रुपीज़ है। तो लेकिन आपका क्या है, दोनों से ही कम है या ज़्यादा है, कम ही बोलेगा क्योंकि आपका फेस वैल्यू के साथ इक्वल है और एक एफएमवी से कम है, तो आपका कैपिटल गेन नहीं हो रहा। दोनों से ज़्यादा होने से ही आपका क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। तो सेकंड वाला में आपका क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। कैसे, क्योंकि आपका क्या है, फेस वैल्यू से ज़्यादा है लेकिन आपका मार्केट प्राइस वैल्यू कितना है, 15 रुपये। आप 15 रुपये का सामान कितना में बेच रहे हैं, 20 रुपये में, तो आपका कैपिटल गेन कितना होगा, 5 रुपये का। समझ में आई इसमें।
फिर सेकेंड वाला में क्या है, 10 है, 16 है। यहाँ पे देखिए आपका फेस वैल्यू भी ज़्यादा है, फेस वैल्यू से भी ज़्यादा है और एफएमएसी भी ज़्यादा है, लेकिन आपको कंसिडरेशन क्यों नहीं हुआ, कैपिटल गेन क्यों नहीं लगा इसमें, नॉन रेसिडेंट है। तो अभी कहाँ पे जाना, फिर से आपको 56(2) का अभी पहला वाला पैराग्राफ में आना है, पेज नंबर 384 ऑफ योर इलस्ट्रेशन पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक। वहाँ पे क्या लिखा है, वेयर ए कंपनी, कहाँ पे होना पड़ेगा, कंपनी का होना पड़ेगा। कोई भी एक कंपनी, नॉट बीइंग ए कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब क्या है, आपका कोई भी कंपनी होगा उसमें क्या होना पड़ेगा, वो लिस्टेड नहीं होना पड़ेगा। मतलब क्या होना पड़ेगा इसमें, अनलिस्टेड शेयर्स का बात बोल रहे हैं। इसका मतलब आप अगर रिलायंस का प्राइस अगर आप सेल कर रहा है और उसमें अगर आपका ये सब चीज़ हो रहा है तो उसमें आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, तब आपका ये 56(2) वाला सेक्शन क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किसका लिए है, अनलिस्टेड होना पड़ेगा, मार्केट में लिस्टेड पर रेडीली अवेलेबल नहीं होना पड़ेगा। तो ये क्या है, वेयर ए कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड रिसीव इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन, कोई भी एक अलग पर्सन से आपको रिसीव हो रहा है, फ्रॉम एनी पर्सन बीइंग ए रेसिडेंट। तो आपको ये मिल किससे रहा था, नॉन रेसिडेंट से मिल रहा था, तो इसलिए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं था। अगर आप रेसिडेंट होता तो ये चीज़ आपको एप्लीकेबल होता। तो बाकी सब आप लोग देख लेंगे, वहाँ पे भी सेम ही बात बोला है, फेस वैल्यू ऑफ एफएमवी से क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी जाके आपको कैपिटल गेन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोग का कैपिटल गेन खत्म हो जाता है। फिर उसका बाद में हम लोग आएंगे अब उसको अदर सोर्सेस में। चैप्टर नंबर 3 था आपका, क्या है, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इन एचयूएफ। टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन, टोटल इनकम का कंप्यूटेशन आप लोग ने सीख लिया होगा, कैसे हम लोग लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं। आपका इलस्ट्रेशन पेज नंबर है 405, वो चैप्टर एक बार खाली हम लोग को देखना है। ठीक है, टोटल इनकम हम लोग ने क्या हो गया था, कर लिया था, आपका कैसे कंप्यूट करना वो कर दिया था। फिर बाद में आपका इसी चैप्टर में क्या है, क्लबिंग ऑफ इनकम था। क्लबिंग ऑफ इनकम हम लोग बाद में देखेंगे। क्लबिंग में क्या था, वही आपका स्पाउस का था, आपका बच्चा का इनकम जो भी था वो आपको क्या होता था, एक इंडिविजुअल का, दूसरा एनी अदर एसएससी का ऊपर में क्या होता था, साथ में आपको क्लब करना पड़ता था, तो दूसरा किसी एक इंडिविजुअल को देना पड़ता था, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अदर सोर्सेस आपको मिला है अभी तक, आप लोग अदर सोर्सेस में आ जाइए। थ्री 369 पेज नंबर। थ्री 369 क्या बोलते हैं आपको, 369 पेज नंबर में क्या है आपका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। उसमें क्या है, आपने अभी जो 56 पढ़ा था वो कहाँ का था, आपका आईएफओएस का था। तो अभी यहाँ पे क्या है आपका 56 to 59 आपका क्या है, अदर सोर्सेस में आएगा। चार्जेबल सेक्शन कौन सा है, 56। डिडक्शंस आपको जो भी मिल रहा है, मतलब आपने जितना भी इनकम अर्न किया होगा उससे अगर आपको कुछ भी एक्सपेंसेस होता है वो डिडक्शंस किस में मिलेगा, आपको अंडर सेक्शन 57 मिलेगा। और आपको जो जो अमाउंट डिडक्टेबल नहीं होगा, नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होगा है, और बोलते हैं आपको सेक्शन 58 बोलते हैं। और डिम्ड इनकम, मतलब आपको कोई भी पैसा मिला है वो इनकम नॉर्मली नहीं होता लेकिन उसको इनकम माना जाएगा, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिम्ड इनकम अंडर सेक्शन 59। उसका एग्जांपल क्या है, कोई भी एक कंपनी है, कंपनी से क्या कर रहा है, कोई भी एक डायरेक्टर क्या कर रहा है, पैसा विड्रॉ कर रहा है। कोई भी एक पैसा विड्रॉ करके जा रहा है तब उसको क्या बोलते हैं, डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड मतलब क्या है, आपने उस कंपनी से पैसा लेके जा रहा है बोल के उसको हम लोग डिविडेंड दे रहा है बोल के, कंपनी से पैसा निकल रहा है बोल के उसको मान लेता है, उसका ऊपर क्या होता है, टैक्सेबल लग जाता है। अभी अगर डायरेक्टर अगर बोलता है कि ये मेरा ही कंपनी है और हमें पैसा विड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉइंग होना चाहिए था, तो उसको नहीं माना जाएगा क्योंकि ये क्या है, अलग अलग एंटिटी है। और उससे अगर आप कोई भी पैसा लेके जाएगा उसको डिम्ड इनकम में, डिविडेंड का अंदर में उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, डायरेक्टर को देना पड़ेगा।
तो आपको पहले चार्जिंग सेक्शन 56 में आना है। चार्जिंग सेक्शन 56 क्या है? उसने क्या बोला है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज द लास्ट एंड रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम। मतलब आपको अगर कहीं पे भी बाकी सब हेड में अगर आपका कुछ भी पैसा नहीं घुसता है, उसको लास्ट में कहाँ पे फेंकना है? अदर सोर्सेज में फेंकना है। तो उसमें क्या है, फ्यू कंडीशंस आपको क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। वो एक इनकम होना पड़ेगा, नॉर्मल सा बात है। फिर बाद में क्या है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होना पड़ेगा। एग्जेम्प्ट कौन सा है आपका? सेक्शन 10 आपको बोल रहे हैं कि इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या एग्जेम्पशन इनकम नहीं होना पड़ेगा, इनकम होना पड़ेगा, और बाकी सब इनकम में चार्ज नहीं होना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ में अगर नहीं फुलफिल करता है तो आपका क्या होगा? बाकी सब इनकम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है? डॉक्टर का सिटिंग फीस है, वो क्या होगा आपका? अदर सोर्सेज होगा। एमपीज का अगर पार्लियामेंट में सिटिंग फीस जो भी मिल रहा है वो भी क्या होगा? उनका सैलरी नहीं होंगे, अदर सोर्सेज होगा। रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड, रेंटिंग फ्रॉम सबलेटिंग, इंटरेस्ट, रॉयल्टी अगर आपको मिल रहा है वो क्या होगा? आपका आईएफओएस में आएगा। अभी हमको बताना है कि अगर आपको कोई भी एक सप्लायर से, सप्लायर गिविंग इंसेंटिव टू यू, आप कौन है? बिग बिजनेसमैन। अगर आपको क्या मिल रहा है? सप्लायर ने इंसेंटिव दे रहा है कि आपने 1 करोड़ का सामान दिया साल में, तब हम आपको कितना देगा? 1 लाख रुपया का हांगकांग का ट्रिप दे दिया तो आपको कैश का इंसेंटिव दे दिया। आपको कैश इंसेंटिव 1 लाख रुपया अगर मिल रहा है एट द ईयर एंड, तो ये क्या होगा? आपका अदर सोर्सेस होगा या क्या होगा? एनी सप्लायर गिविंग इंसेंटिव टू यू बीइंग अ बिजनेसमैन, वो क्या आपका अदर सोर्सेस में गिरेगा? अगर आपका पास बिजनेस नहीं होता तो आपको सप्लायर ये पैसा देता? नहीं देता। तो ये आपका क्या है? ये इंसिडेंटल टू योर बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस नहीं होता तो आपको पैसा नहीं मिलता, तो ये क्या है? आपका पीजीबीपी होगा। अगर बिजनेस नहीं होने का बावजूद भी अगर आपको कुछ पैसा मिलता है तो वो होगा कि आपका अदर सोर्सेस होगा। आपको अभी एग्जांपल देना है इन सब का अलावा कोई हो सकता है ऐसा एग्जांपल जो आपका बाकी सब हेड में नहीं गिरता है और आपका अदर सोर्सेस में? क्या हो सकता है? गिफ्ट इनकम नहीं होता। गिफ्ट अगर आपको ज़्यादा मिलता है, चलिए हम मान लेते हैं, वो भी एक कंडीशनल है आपका गिफ्ट। हाँ, वो इधर का आ गया, होता है कोई इंटरेस्ट हो गया। इन सबको अलावा छोड़ कर गिफ्ट हो रहा था एक, फिर 3 ही दीजिए, 3 जन है तो गिफ्ट का बाद में और नहीं आता हम लोगों को। क्या होता है? नौकरी, लॉटरी। अच्छा लॉटरी, हाँ करेक्ट, लॉटरी होता है। हाँ हाँ। फैमिली पेंशन आप लोगों को पता है क्या? फैमिली पेंशन वर्ड कभी सुना है? आपका लॉटरी था और मैडम आपका प्राइज मनी इन ईयर कॉम्पिटिशन मान लीजिए, कोई भी आपको केबीसी वाला था, तो ये क्या हो गया? आपका हॉबी था, तो आपको अगर कुछ भी पैसा मिल रहा है उससे तो वो आपका आईएफओएस हो गया। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव क्या है? आपका टैक्सेबल नहीं होता है। अगर आपको क्या है, मान लीजिए, ये अभी हम लोग बाद में अभी पढ़ेंगे, अभी हम खाली आपको आइडिया दे रहे हैं कि अगर आपका शादी में आपको कुछ भी पैसा मिल रहा है तो वो क्या होगा? आपको टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब आपको कभी भी अगर आपको गिफ्ट लेना है, आपको अगर क्या करना है, पैसा जमा करना है, तो आप क्या कर लीजिए, शादी कर लीजिए और सब पैसा जमा कर लीजिए, तो आप क्या हो जाएगा? आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। फिर बाद में आता है कि अभी ये छोटा मोटा एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद क्या है? फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या है? कोई भी एक पेंशन होल्डर था,
रिटायर हो गया, उसका बाद में उनको क्या मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है, मंथली पेंशन मिल रहा है। अभी इनका डेथ होने का बाद में ये पैसा किसको मिलता है? लीगल हेयर को मिलता है। अभी लीगल हेयर को जो भी पैसा मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली पेंशन, क्योंकि ये पैसा किसको मिल रहा है? टू योर इमीडिएट फैमिली द पेंशन इज बीइंग रिसीव्ड। तो आपको अगर जो भी पैसा मिल रहा है उसको हम लोग फैमिली पेंशन बोलते हैं, और उसमें क्या है आपका 1/3 और 15,000 का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शंस मिलेगा। मतलब आपको अगर पूरा साल में 1 लाख का अगर क्या मिल रहा है? फैमिली पेंशन मिल रहा है, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 1/3। इसका 1/3 कितना होगा आपका? 33,333 और 15,000 विच एवर इज लोअर। मतलब आपका लोअर कितना हो गया? 15, और 1 लाख से 15,000 चला गया, आपका पास कितना रह गया? 85,000। तो 85,000 में आपको टैक्स देना पड़ेगा। और आपने अगर बोल दिया कि मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है नहीं, मेरा एम्प्लॉय रिलेशन किसका साथ था? हस्बैंड का साथ था, तो वो अच्छा ये भी बात है, आपको ये मानना है। आपने रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने का बाद में अगर आपको पैसा मिल रहा है, आपको किससे पैसा मिल रहा है? एम्प्लॉयर से पैसा मिल रहा है। और एम्प्लॉयर ने किस नाम में आपको पैसा दे रहा है? LIC का नाम में आपको पैसा दे रहा है। तो ये पेंशन आपको किसको मिल रहा है? रिटायर्ड SSC को मिल रहा है। मान लीजिए अगर रिटायर्ड पर्सन बाय रिटायर्ड SSC को ये पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयर से पैसा मिल रहा है, उसको हम लोग IFOS में डालेंगे या आपको सैलरी में डालना है? सैलरी में जाना चाहिए। सैलरी में सब कुछ क्या है? आपको सैलरी में जाना चाहिए। अगर आपने बोले कि रिटायर हो गया, एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, टैक्स नहीं देना है, तो ये क्या है? आप इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर फैमिली पेंशन आपको मिल रहा है, आपने बोला कि मेरा साथ तो एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है और हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो इसने 56 ने क्या बोल के रखा? आपको पैसा देना पड़ेगा। और लॉटरी में अगर आपको कुछ भी पैसा मिलता है उसमें भी क्या होगा? आपका IFOS में ही आएगा। अगर गैम्बलिंग कर रहा है और आपने अगर स्मगल करके कुछ भी पैसा कमाया है, आपने क्या कर दिया? आजकल क्या करते हैं आप लोग? मान लीजिए हेरोइन बेच रहा है, जो कि क्या है? इलीगल एक सब्सटेंस है। आपने बेचा और आपको 10 लाख रुपया का पैसा मिल गया, तो ये पैसा क्या है? आपको IFOS में टैक्सेबल करना है या इलीगल पैसा है बोल के ये टैक्स ही नहीं लगेगा? लगेगा। गवर्नमेंट को क्या है? इलीगल हो या लीगल हो, सब पैसा तो चाहिए, पैसा कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपको छोड़ देना है। इसका बाद में आपको क्या आ जाता है? डिविडेंड इनकम। मतलब डिविडेंड क्या है? आपको कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको अगर ईयर एंड में प्रॉफिट का कुछ एक पोर्शन आपको मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड अगर आपको फॉरेन कंपनी से भी मिल रहा है, उसको भी आपको टैक्स कहाँ पे लगाना है? इन योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। आपको इंडिया में ही टैक्स लगना पड़ना चाहिए पहले। फिर अगर लॉटरी से पैसा मिल रहा है, अगर आपका स्टाफ वेलफेयर स्कीम में अगर आपको पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज, रेंटल इनकम अगर आपको पैसा मिल रहा है, ये सब क्या होगा? आपको IFOS में आना पड़ेगा। अच्छा, ये पहले था आपका 1034D, ये अभी एग्जम्प्टेड नहीं है। पहले क्या होता था कि डिविडेंड इनकम पहले एग्जम्प्ट होता था, अभी एग्जम्प्ट क्यों नहीं है और पहले क्यों एग्जम्प्ट था, वो अभी हम लोग को देखना है। कि एग्जम्प्ट डिविडेंड इनकम क्या होता था? पहले कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, पूरा साल पैसा कमाए, पैसा कमाने का बाद में उसको क्या होता है? शेयर होल्डर्स लोग को डिविडेंड देना होता है। ये सबका अलग अलग है। कोई अपना क्या करता है? प्रॉफिट को अपना बिजनेस में लगा देता है, कोई दे देता है। तो आपको मानना है कि आपको पैसा मिल रहा था। तो अगर क्या होता है, गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको डिविडेंड देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। मतलब क्या है? आपको इन भाई साहब को अगर आपको 100 रुपया देना है, तो आपको 30 रुपीज़ पहले काट के रख दीजिए, उसका बाद में आप जमा करिए। तो एक बार अगर पैसा कट के रख दिया है, तो फिर से इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। तो अभी क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने बोला कि कंपनी के ऊपर कंप्लायंस कमा दिया कि आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना है, आपको जितना ही पेमेंट करना है आप पूरा पूरी फुल्ली
उस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दीजिए और उसका बाद में शेयर होल्डर ही खुद से पैसा देगा। तो अभी क्या है, आपका डिविडेंड के ऊपर में टैक्स लगेगा और ये डीडीटी वाला बात नहीं है, अभी वो कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। और ये जो डीम डिविडेंड बोला था कि आपने अगर अपना ही कंपनी से पैसा उठा के लेके जा रहा तो वो क्या होगा, आपका डीम डिविडेंड है और उसके ऊपर में भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा आपको। टैक्स का रेट कैसे लगेगा, आपका स्लैब रेट में लगेगा, उसका रेट अलग से नहीं है आपका। चलिए अभी आ गया कि आपके पास गिफ्ट। अभी ये पैसा किसको मिल रहा है, आपको अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ को अगर मिल रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल और एचयूएफ को अगर गिफ्ट मिल रहा है तब जाके हम लोग कभी कभार एग्जेम्प्ट कर सकते हैं या उसको टैक्स से बचा सकते हैं। लेकिन उसका मतलब क्या होगा, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का अलावा अगर किसी को गिफ्ट आप दिखा रहा है तो उसको गिफ्ट बोल के नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। चलिए आपको में अभी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है और आपको कितना मिल रहा है, कैश गिफ्ट इन अ ईयर आपका कितना है, 50,000 से कम मिल रहा है। पूरा साल में आपने गिफ्ट को कैलकुलेट किया ईयर एंड में, आपको दिख रहा है कि आपको कितना मिल रहा है, 49,000 1 रुपया मिल रहा है आपको। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आईएफओएस में उसको इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपको क्या हो गया 50,001 मिल गया है, तब आपने बोला कि अभी हमको तो पता था कि 50,000 के ऊपर ही टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 50,000 के ऊपर में टैक्स नहीं लगाया और 1 रुपये के ऊपर आईएफओएस में टैक्सेबल कर दिया, तो ये भी इनकरेक्ट है। अगर आपने 50,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा अगर अर्न कर दिया है पूरा साल में, तो आपको होल अमाउंट शुड बी टैक्सेबल, ठीक है। तो आपको क्या ट्राई करना है, पूरा साल में कितना ही पैसा कमाना है कैश में, 50,000, ठीक है। और अगर आपको क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, आपको क्या है, आपका पास कोई भी एक आपका फादर ने क्या किया, लैंड एक ट्रांसफर कर दिया। वो लैंड ट्रांसफर कैसे हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब आपने लैंड ले लिया है और पेमेंट नहीं किया है। और उसका अगर क्या हो गया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब क्या होता है, आपने एक लैंड खरीदा है, लैंड का वैल्यू रहता है और लैंड का अकॉर्डिंगली आपको क्या देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देना पड़ता है। 5% होता है असम में, बाहर में ज़्यादा हो सकता है। तो अभी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर क्या है 50,000 से ज़्यादा है, तब जाके आपको टैक्सेबल होगा, क्योंकि हम लोग का लिमिट कितना है आपको गिफ्ट का, इन ईयर 50,000। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 है, यहाँ पे आपको लैंड का वैल्यू नहीं देखना है, आपको वैल्यू किसका देखना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तब जाके आपको क्या होगा, टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा। तो आपको लैंड अगर खरीदना है तो आपको क्या ट्राई करना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से कम रखना है। फिर आपने क्या कर दिया, पैसा ही यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन आपने क्या बोला कि यहाँ पे ये 10 लाख का प्रॉपर्टी है, हम आपको 10,000 में, यहाँ पे तो कंसिडरेशन ट्रांसफर ही नहीं हुआ था, और यहाँ पे आपने क्या किया था, हम पेमेंट करेगा, लेकिन पेमेंट कितना करेगा, 10,000। तब भी क्या होगा, कंसिडरेशन जितना पेमेंट किया है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, पहले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाल लीजिए, आप 60,000 निकल लिया, आपने कितना पेमेंट किया है 10,000 रुपया, उसका डिफरेंस कितना निकल गया 50,000, तब बच जाएगा। और 50,000 से ज़्यादा हो गया तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे आपको अल्टीमेटली क्या देखना पड़ेगा कि आपका 50,000 से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या देखना है, इनएडिक्वेट। यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन था, तब जाके आपको क्या देखना पड़ा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब आपने कंसिडरेशन दिया था लेकिन वो कम था, तब भी जाके आपको क्या देखना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 50,000 से ज़्यादा होने से अगर आपको टैक्स देना पड़ेगा और अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, यह क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब क्या होगा, लैंड और बिल्डिंग। यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ सकता है, ज्वेलरी आ गया, ज्वेलरी में आपने क्या कर दिया, विदाउट कंसिडरेशन आपने ट्रांसफर कर दिया, गिफ्ट कर दिया, तब आपको क्या देना है, मूवेबल प्रॉपर्टी में एफएमबी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको एसडीबी। समझ में आ गया।
मतलब यहाँ पे इमूवेबल में क्या देखना आपको एसडीवी, मूवेबल प्रॉपर्टी हो तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू देखना है। तो वो भी क्या होना पड़ेगा 50,000 का बात है। अच्छा, एक्सेप्शंस आपको पता था अभी। एक्सेप्शन क्या है? गिफ्ट का एक्सेप्शन है। गिफ्ट का एक्सेप्शन किसको मिल रहा है? आपको इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा। एनी सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, आपको क्या मिल रहा है? मनी भी मिल सकता है या प्रॉपर्टी भी मिल सकता है, विच इज रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव। अभी रिलेटिव कौन कौन है? रिलेटिव का डेफिनेशन किधर है? रिलेटिव का डेफिनेशन होना पड़ेगा। तो आपको रिलेटिव का डेफिनेशन कहाँ है? आप लोग का बुक में है, आप लोग ढूंढ के निकालिएगा। पेज नंबर 382 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? आपका रिलेटिव का डेफिनेशन में कौन कौन है? स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब अगर आप कौन है? मिस्टर आनंद है, तो उनका क्या होगा? मिसेस हो सकता है। तो मिसेस आनंद से अगर कोई भी पैसा मिल रहा है तो वो क्या होगा? टैक्सेबल नहीं होगा। फिर सेकंड में कौन है? ब्रदर और सिस्टर। तो ये क्या होगा? आनंद। आनंद का ऑपोजिट क्या होता है? दुखी। दुखी वन। ठीक है, वो कौन है? ये वाइफ था या स्पाउस। ये कौन है? ब्रदर है। तो मिसेस आनंद और दुखी से पैसा मिलता है तो उसको भी क्या मिलेगा? पैसा नहीं देना है। फिर उसका बाद में कौन है? ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब आनंद का भी, मिसेस आनंद का भाई बहन से भी अगर पैसा मिल रहा है तो मिसेस आनंद क्या लिखेगा यहाँ पे? दुखी 1 2। चलिए, मिसेस आनंद का दुखी भाई से अगर पैसा मिल रहा है तो आपको टैक्स नहीं देना। मतलब ये क्या है? साला से भी आपको पैसा मिल रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देना। अभी बताइए तो साला का अगर वाइफ से अगर मिल रहा है तो उसके ऊपर में टैक्स देना है? अब पढ़ के बताइए पहले। स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल खत्म हो गया, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल खत्म हो गया, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल ये भी खत्म हो गया। फिर कौन है? ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट का अभी इसका देखना है, माँ बाप को देखना है। तो माँ बाप से मतलब क्या? पैसा मिलने से अभी पहले बताना है कि माँ बाप से अगर पैसा मिलता है, माँ बाप का भाई बहन से तो भी तो नहीं मिलेगा। मतलब क्या है? आपका चाचा चाची हिंदी में लिखे, गाली नहीं देना है तो ठीक है। एसएमएस वाला लोग का सासा निकल जाता तो हमारा भी वही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? माँ बाप से भी पैसा अगर मिलता है तो उसका ऊपर भी टैक्स नहीं देना है। चाचा चाची से अगर पैसा मिल रहा है उसका ऊपर भी टैक्स नहीं देना है। मामा मामी से नहीं देना है, मामा मामी। तो उसका बाद में क्या बोल दिया आपका? एनी लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब अगर आपका बाद में आया हुआ और पहले आया हुआ कोई भी अगर इंडिविजुअल होता है, उनसे अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आपको नहीं देना। मतलब कि अल्टीमेटली क्या है? यहाँ पे पढ़ के आपको पता चलेगा कि ब्लड रिलेशन जिसका होता है उनसे अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आपको उसके ऊपर में टैक्स नहीं देना है। तो रिलेटिव खत्म हो गया आपको। फिर सेम चीज़ आपका शादी में, बैंड बाजा बारात में आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। फिर उसका बाद में था अगर आपको अगर इनहेरिटेंस में अगर कभी क्या मिल रहा है, कुछ भी सामान मिल रहा है तो नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? टैक्स नहीं देना है। विल के अंडर में अगर कोई भी पैसा मिलता है टैक्स नहीं देना है। ऑन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर, कोई मरने वाला है तो आपको कुछ देके जा रहा है तो उसके ऊपर में भी आपको टैक्स नहीं देना है। आप करने वाले फ्रॉम अ
लोकल अथॉरिटी से अगर आपको कुछ भी सामान मिल रहा है, लोकल अथॉरिटी में कौन आता है, कौन आएगा, म्यूनिसिपलिटी बोर्ड से आ रहा है, यूनिवर्सिटी से आपको कुछ भी पैसा मिल रहा है तो उसमें नहीं चाहिएगा आपको। एनी फंड, यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपको कुछ भी पैसा मिल रहा है उसके ऊपर में आपको टैक्स नहीं देना है। फ्रॉम ए रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, ये वाला आप लोगों को देखना है, ये वाला आप लोग देखिए, उसका बाद आपको बताइए। यहाँ पे क्या है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन खत्म हो गया है, उसका बाद में अगर आपको कुछ भी पैसा मिल रहा है वो क्या होगा, आपका अदर सोर्सेस होगा। क्यों वो अदर सोर्सेस हुआ है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन खत्म हो चुका है। फिर इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम है, सेम चीज आपका क्लोजली हेल्ड कंपनीज है। क्लोजली हेल्ड कंपनीज में आपको क्या देखना पड़ेगा, आपका शेयर होल्डिंग्स देखना पड़ेगा। 20% से अगर ज़्यादा होता है तब जाके आपको सेम चीज़ आपको क्या देखना है, फेयर मार्केट वैल्यू देखना है। क्योंकि क्यों देखना है, क्योंकि ये मूवेबल एसेट है। अगर मूवेबल एसेट नहीं होता तो आपको अलग चीज़ देखना पड़ता है, लेकिन मूवेबल एसेट है तो आपको क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू देखना है और उसका 50,000 से ज़्यादा या कम है कि उसको देखने के चलना है। फिर आपका 56(2) अभी डिस्कस किया था हम लोग ने, वो वाला भी खत्म है आपका। कैपिटल गेन नहीं होगा, बाकी सब क्या होगा आपका, इसमें आना है आपको। अदर सोर्सेस में क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। ये सब क्या है, ये सब चीज़ को गवर्नमेंट ने बोला है कि ये सब चीज़ में पैसा मत लगाओ, ये सब क्या है, जुआ हो गया। तो जुआ में पैसा मत लगाओ, तब आप क्या होगा, रेस मूवी देखा था सैफ अली खान का, क्या था, 2 दिन बाद तो मर ही जाता है। तो इसने बोला है कि आपको सैफ अली खान नहीं बनना है और डायरेक्ट चुपचाप 30% टैक्स देके जिंदा रहना है, जो रेबराम से मार नहीं खाना है। ठीक है, फिर उसके बाद बोले इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में क्या है, आपको आपने कहीं पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया, बॉन्ड में पैसा लगाया है, केवीपी में पैसा लगाया है, कोई भी बॉन्ड में अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर पैसा लगाया है या नॉन गवर्नमेंट बॉन्ड में भी अगर पैसा लगाया है, उससे अगर आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको भी आपको कहाँ पे लगाना है, IFOS में लगाना है। लेकिन IFOS में क्या बोल के रखा है, टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस इफ आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट किस बेसिस में मेंटेन कर रहे हैं, कैश बेसिस में। और अगर आप एक्रूअल बेसिस में चल रहा है तो आपको पहले ही ड्यू होने का टाइम में ही आपको उसको टैक्सेबल मान लेना है। अगर कैश बेसिस चल रहा है तब जाके रिसीव, अदरवाइज आपको जब भी ड्यू हो जाना चाहिए तभी आपको उसको लेके चलना है। फिर बाद में क्या आता है, आपका कंपोजिट रेंट आपको मिल रहा था कि अगर आपने रेंट और प्लांट एंड मशीनरी को अलग कर सकता है तो आपको कंपोजिट रेंट में, हाउस प्रॉपर्टी में आपको टैक्सेबल नहीं करना है, IFOS में करना है। अगर आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तब जाके क्या करना है, हाउस प्रॉपर्टी में रखनी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस कंपेंसेशन क्या है, आपको क्या है, एनहांस कंपेंसेशन क्या था, कहाँ पे सीखा था ये वाला वर्ड, कैपिटल गेन। वहां पे क्या था आपका, कंपलसरी एक्विजिशन था। कंपलसरी एक्विजिशन में क्या हो गया, आपको एक्विजिशन में टाइम लगा, आपका रेट बढ़ गया, आपको क्या है, कोर्ट में आपने दिया कि हमको इतना पैसा मिलना चाहिए था, गवर्नमेंट ने हमको पैसा नहीं दिया और कोर्ट ने ऑर्डर देके बोला कि आपको इन भाई साहब को आपको एनहांस कंपेंसेशन दीजिए, उससे और थोड़ा पैसा ज़्यादा करके दीजिए। और उसके ऊपर में अगर कोई भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट क्या होगा, आपका IFOS होगा। और एनहांस कंपेंसेशन क्या होगा, कहाँ पे जाएगा, आपका कैपिटल गेन में जाएगा। एनहांस कंपेंसेशन का इंटरेस्ट को आपको IFOS में लगाना है। चलिए अभी आप लोग, हम लोग 56 में खत्म हो गया। 56 में आपको कौन कौन सा इनकम को देखना था, यहाँ पे आपको क्या देखना है, डिडक्शंस को देखना है। आपको डिडक्शंस किस किस में मिलेगा, इंटरेस्ट पेएबल आउटसाइड इंडिया। अगर आपको इंटरेस्ट अगर आपने पेमेंट कर रहा है और वो क्या है, आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहा है, तब आपको डिडक्शन कब मिलेगा, आपने अगर TDS काट के रखा, TDS अगर नहीं मिला तो आपको एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होना चाहिए था। फिर फैमिली पेंशन को आपको देखना है, ये सब चीज़ तो सेम ही है। यहाँ पे क्या है, फैमिली पेंशन में 1/3 ऑफ 15,000 विच एवर इज लोअर।
लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपका अदर इनकम सोर्सेस है, मेन बिजनेस नहीं है, तो जाके आपको क्या करना है, रिपेयर्स, इंश्योरेंस और डिप्रिसिएशन में क्या मिलेगा आपको, एक्सपेंसेस मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है किससे, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन और एनहांस कंपेंसेशन में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका 50% ऑफ इनकम को आपको क्या मानना है, एक्सपेंस बोल के निकालना है। और बाकी सब एक्सपेंसेस अगर होता है, उसमें जितना भी एक्सपेंसेस होगा उसको माइनस करना है, लेकिन उसमें क्या रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं होना पड़ेगा और पर्सनल एक्सपेंडिचर्स नहीं होना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मिल जाएगा। और एक बात है यहाँ पे कि डिविडेंड इनकम में आपको क्या मिल रहा है, एक्सपेंसेस मिल रहा है। डिविडेंड अर्न करने के लिए अगर आपने कुछ भी खर्चा किया होगा, जैसे आपको क्या खर्चा होता है, आप डीमेट अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, डीमेट अकाउंट में आपको कुछ भी चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है, तो डिविडेंड अर्न करने के लिए आपको 10% ऑफ डिविडेंड क्या मिलेगा, एक्सपेंसेस मिलेगा। जैसे यहाँ पे कितना मिला था, 1/3 ऑफ 50,000, डिविडेंड अर्न करने में आपको 10,000 ऑफ द इनकम का एक्सपेंसेस अलाउड होगा। 56 खत्म, आपका 57 खत्म, फिर 58 था। 58 में क्या था आपका, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स था। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स में क्या था आपका, इनकम टैक्स, वो पहले पीजीबीवी में अलाउड नहीं था, यहाँ पे भी अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट आपने अगर आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहा है और टीडीएस पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो पीजीबीवी में भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं है। एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी और टेक्निकल फीस रिसीव बाय अ फॉरेन कंपनी, टीडीएस अगर पेमेंट नहीं किया है आपने, नॉट डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ विनिंग, ये चीज आपको याद रखना है। आपने कहाँ से अर्न किया है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स और रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस से अगर आपने अर्न किया है, तो आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। आपने अगर लाखों रुपये भी खर्चा किया है, कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे क्या था, वर्चुअल डिजिटल एसेट में आपको क्या था, कोई भी एक्सपेंसेस या लॉस को आपका अलाउड नहीं था। कैपिटल गेन में था, सेम चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्करेज जहाँ पे करता है, वहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं करता है। तो फिर यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ यहाँ पे कैश पेमेंट टू रिलेटिव अलाउड है या नहीं है, नो पेमेंट मेड टू अ रिलेटिव एसोसिएट कंसर्न इन एक्सेस ऑफ 10,000 इन कैश शैल बी अलाउड। शैल बी अलाउड और नॉट अलाउड, इसका मतलब क्या है, ये डिडक्शन छोड़ दीजिए। आपने कोई भी एक रिलेटिव को 10,000 इन कैश अगर पेमेंट किया है, वो अलाउड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। डिप इनकम आपको देखना है एक बार, इसका पता तो आगे बढ़ेगा। ये वाला पढ़िए आपको, सेक्शन 59। ठीक है, अभी आप लोग को पेज नंबर 373 में आना है। आईएफओएस खत्म है, पेज नंबर 373। यहाँ पे कौन है, सुंदर क्या है, डाइड ऑन 31 जुलाई 2022 वाइल बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस में था वो। तो मरा कब है आपका, सुनील है, डाइड ऑन 31 जुलाई 2022। फिर उनको अभी क्या है, फैमिली पेंशन मिल रहा है। किनको मिल रहा है, उनका विडो को मिल रहा है, मिसेस सुंदर को पैसा मिल रहा है। कितना मिल रहा है आपका, 10,000 पर मंथ। और डियरनेस अलाउंस ऑफ 40%। तो 40% कितना होगा इसका, 4,000 मिल रहा है। स्टेट वेदर द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन इज एसेसेबल इन एसेसेबल है या नहीं है, होगा। एंड इफ सो अंडर व्हाट हेड ऑफ इनकम, क्या होगा, आईएफओएस ही होना चाहिए ना दूसरा होना चाहिए। अच्छा, कैन शी क्लेम रिलीफ, रिलीफ मिलेगा,
या नहीं मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा, मतलब डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा आपको? 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर था। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? फैमिली पेंशन निकालना पड़ेगा। फैमिली पेंशन कब से मिल रहा है उनको? जुलाई का बाद से मिल रहा है। जुलाई में मिला है, हाँ, जुलाई से आपको मार्च तक कैलकुलेट करना, कितना मिलेगा? जुलाई में खत्म हुआ तो नेक्स्ट डे आपका क्या है? हाँ, कितना? 8 मंथ्स होगा। ये 8 मंथ्स पकड़ना है और इसका 8 मंथ्स पकड़ना है आपको। कितना मिला ये यहाँ पे? 80,000, यहाँ पे आपको 32,000। पैसा कितना मिला है? 11,000, 1,12,000 मिला है आपको। फिर 1/3 कितना होगा? इसका 1/3 कितना होगा? वही निकल रहा है, 36 निकल रहा है क्या? 37, 300, 333 और इसका 15,000। तो यहाँ पे से आपको कम कितना मिल रहा है? 15,000। तो डिडक्शंस आपको इसको यहाँ पे लाना है, कितना मिलेगा आपको? चलिए, उसका ऊपर टैक्स देना पड़ेगा उनको। आपको कितना मिल रहा था यहाँ पे? 97 में हमें उनका टैक्स देना पड़ेगा। आपको सोचना है कि इन पेंशन का अलावा उनके पास और कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, तो 97 में टैक्स देना है? नहीं देना है। 97 में इनकम टैक्स का रिटर्न लगवाना है? इनकम टैक्स का रिटर्न भी नहीं लगाना है। इनकम टैक्स का रिटर्न कब तक लगाना है? जब आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो, 2.5 से ज़्यादा होने से। अदरवाइज आपको कोई भी इनकम टैक्स का रिटर्न भी नहीं लगवाना है। चलिए, अभी आपको सेट ऑफ में आ जाइए, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पेज नंबर कितना में है? 427। इन दोनों का बीच में डिफरेंस क्या होता है? इंटर हेड और इंट्रा हेड। आपने जीएसटी में तो पढ़ा ही होगा, तब बताइए इंटर और अल्टीमेटली मतलब क्या है? इंटर और इंट्रा के बीच में डिफरेंस बताना आपको। हेड मतलब यहाँ पे किसको बोल रहा है? ये तो मान लीजिए आपका 5 हेड्स ऑफ इनकम को बोल रहे हैं। मतलब कौन कौन होगा आपका? सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, केबल गेन और आज का आईफोर्स। ठीक है। इंटर हेड मतलब क्या होता है? हाँ, और इंट्रा मतलब अंदर अंदर सेम हेड ऑफ इनकम में अगर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम रहता है, मतलब मल्टीपल सोर्सेस ऑफ मतलब क्या? सैलरी में अगर आप एचपी में काम कर रहा है और यहाँ पे आप माइक्रोमैक्स में काम कर रहे हैं, यहाँ का लॉस यहाँ का साथ सेट ऑफ होना चाहिए। वो क्या हो गया आपका? इंट्रा हेड। और अदरवाइज आपको इंटर हेड में ही आपको सेट ऑफ करना है। ठीक है, इसमें डिफरेंस नहीं है आपको। तो पहले हम लोग कहाँ पे आएंगे? पहले सेट ऑफ में करेंगे। सेट ऑफ मतलब क्या है? कोई भी हेड ऑफ इनकम में अगर आपका क्या होता है? लॉस होता है, वो हम लोग दूसरा किसी एक हेड ऑफ इनकम का लॉस से माइनस कर देता है, तो
हटा देता है, तब हम लोग का क्या होगा, इनकम वैसे भी तो कम ही है और लॉस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो पहले हम लोग सेट ऑफ में रहेंगे, फिर उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड में आएंगे कि सेट ऑफ होता है कि नहीं। तो पहले क्या है, करेंट ईयर लॉस विद इन सेम सोर्स। आपका क्या है, करेंट ईयर में IFOS से लॉस होकर रखा हुआ है। IFOS में क्या है, इस साल लॉस होकर रखा हुआ है, तब आपको क्या है, इसी साल में अगर दूसरा IFOS में अगर दूसरा क्या है आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उसी का इनकम से आपको इस साल का लॉस को माइनस करना है, हटा करना है। ठीक है, सेट ऑफ विद इन सेम सोर्स अलाउड है, लेकिन एक्सेप्शन भी है कि अगर आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से इनकम अर्न हुआ है, आपका IFOS है, आपका इनकम का सोर्स क्या है, इंटरेस्ट से आपको 5 लाख रुपये मिला है, तो इंटरेस्ट से आपको 5 लाख रुपये का लॉस होकर रखा मान लिया, और आपका इनकम कहाँ से आ रहा है, ओनिंग फ्रॉम रेस सोर्सेस। कितना है आपका, 10 लाख। आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये बोल रहे हैं, आपको फिर से पढ़ना है। हाँ, इसका लॉस होने से आपको नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का लॉस हुआ है और इसका, तो ये क्या है आपका रेस्ट्रिक्टेड इनकम होता है, मतलब ये अच्छा नहीं लगता है गवर्नमेंट को इस इनकम से अर्न करता है। तो आप ओनिंग फ्रॉम रिसोर्सेज आपने 10 लाख रुपये अर्न किया है और इंटरेस्ट से आपका 5 लाख का क्या हुआ, लॉस हुआ है, तब आप करेंट ईयर का लॉस आप सेट ऑफ करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपका यहीं पे उल्टा हो गया, ओनिंग फ्रॉम रिसोर्सेज आपका 10 लाख रुपए का लॉस है और इंटरेस्ट आपका 5 लाख रुपए का इनकम है, तब आपको इनकम -5 लाख नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, ये जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेट ऑफ कब होगा, ये बात जब आप कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, आप क्या कहें, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड क्या है, तो नेक्स्ट ईयर अगर इसी इनकम से, अगर इसी सोर्स ऑफ इनकम से अगर क्या होता है आपका प्रॉफिट होता है, उसी प्रॉफिट से सेट ऑफ करना है। लेकिन यहाँ पे और एक बात है, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सेट ऑफ करके निकल लिया, फिर नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ता है, कैरी फॉरवर्ड क्या है। अगर आपने नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कोई भी इनकम को कर दिया, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से आपका लॉस हो रहा है, इस साल लॉस हुआ है, सेट ऑफ करने नहीं सका, हम कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और नेक्स्ट ईयर मेरा क्या है, इनकम हुआ है, तभी हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से ही हम इसको सेट ऑफ कर पाएंगे, दूसरा इनकम से हम इसको सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। मतलब क्या है, आपका इंटरहेड नहीं हो पाएगा, इंट्रा हेड ही होना पड़ेगा। हेड का अंदर में ही अगर जो भी इनकम होता है तब ये अलाउड नहीं है कैरी फॉरवर्ड में, दूसरा हेड का इनकम से आपको सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। ये सुनने में इजी लगता है लेकिन बाद में टफ है। ठीक है, फिर क्या है आपका स्पेकुलेशन बिजनेस। इसका मतलब क्या है, सेम चीज़ यहाँ पे, जैसे आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस सोर्सेज से अगर आपका लॉस होता है, उसको आप उसी का इनकम से ही आप एडजस्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपको क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होके रखा हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली विथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका हुआ है, आप उसको सेट ऑफ दूसरा कोई एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कर सकेगा, या आइदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर पाएगा। लॉस होने से आपको मिटाना किसे है, गेन से मिटाना। फिर आपका अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, अभी यहाँ पे किसने हेल्प किया इस लॉस को, लॉन्ग टर्म भाई साहब ने हेल्प किया। लेकिन जब अब लॉन्ग टर्म भाई साहब का लॉस हो गया, तब उसको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है, ये आपका लॉन्ग टर्म, ये लंबा होने का कारण इन भाई साहब को हेल्प कर पा रहा था, ये छोटा है बोल के इसको, ये तो बड़ा वाला भाई को हेल्प नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है?
फिर आपको क्या देखना, करेंट ईयर लॉस अंडर एनी हेड, आपको क्या है सेट ऑफ अगेंस्ट एनी, ठीक है, आपका क्या है लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग सोर्सेस था, यहाँ पे भी सेम ही है, ये चारों आप लोग का सेम ही चलता रहेगा। क्या मतलब है इसका, इसी का सोर्स से अगर इसी का इनकम होता है तभी जाके सेट ऑफ होगा, अदरवाइज दूसरा किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। वो यहाँ पे भी सेम ही है, देखिए एक्टिविटी एक्टिविटी, स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन, कैपिटल गेन कैपिटल गेन सेम है। फिर इसमें बोला है कि इन चारों का अलावा जो क्या था, ओनिंग फ्रॉम रेसोर्स, स्पेकुलेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। फिर अगर आपका इनकम कहां से है, इनकम कहां से हुआ, लॉस कहां से हुआ, यहाँ पे आपका पीजीबीपी में, पीजीबीपी में लॉस कितना हुआ आपका 5 लाख का लॉस वगैरह का, उस लॉस में, और आपका पास कितना है सैलरी में आपको कितना मिल रहा है 7 लाख रुपया। सैलरी कभी पीजीबीपी को सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सैलरी में तो ऑलरेडी भाई साहब टैक्स लग चुका होता है, तो सेट ऑफ करने का बात ही नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है समझ गए, क्योंकि ऑलरेडी सैलरी में तो टैक्स लग ही जाता है पहले अगर आप क्या है, अगर अच्छा लेवल का पीएसयू में है या आपको लिस्टेड कंपनीज में होता है तो सैलरी में पहले ही टैक्स लग जाता है, तो इसीलिए हम लोग पीजीबीपी का साथ में पहले सेट ऑफ नहीं कर पाता है और कभी भी नहीं हो पाएगा। लॉस अंडर पीजीबीपी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। वो पहले वाला क्या था आपका इंट्रा हेड था, ये क्या है इंटर हेड का बात कर रहा है, दूसरा हेड का साथ में, दूसरा हेड का साथ में इसका तो हो ही नहीं सकता, ये खुद को हेल्प नहीं कर पाएगा तो दूसरा को हेल्प नहीं कर पाएगा। फिर सैलरी भाई साहब हेल्प करने के लिए निकला, तो सैलरी भाई साहब हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरा पास बहुत ज़्यादा इनकम है, हम तुमको हेल्प करेगा। किसको हेल्प करने के लिए गया, पहला बात सैलरी में कभी लॉस हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है, हो सकता है आपसे पैसा काट के रख सकता है, आपने क्या कर दिया किसी का नुकसान करके रख दिया था, गप क्या करते कंपनी का नुकसान करते, आपने चोरी कर दिया, आपको क्या करते उल्टा आपसे पैसा लेके चला गया, आपसे हो सकता है सैलरी से भी पैसा काट के आपको पूरा साल में मतलब कुछ भी नहीं भी मिल सकता है। तो चलिए सैलरी का खत्म, फिर उसका बाद में क्या है, आपका पास सैलरी में 7 लाख रुपया था और आपका पास क्या है पीजीबीपी में, पहला किसको हेल्प करने गया पीजीबीपी को, पीजीबीपी को हेल्प करने गया, पीजीबीपी को बोला घर ही नहीं बोला, मतलब पीजीबीपी को कभी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो उसका मतलब क्या है पीजीबीपी को अगर कभी हेल्प नहीं कर पाएगा, पीजीबीपी ने सैलरी के लिए क्या करते हैं घर बंद करके रख दिया और बाकी सब के लिए इसका मतलब क्या है खुला है। तो सैलरी का इनकम कैपिटल गेन का लॉस को सेट ऑफ कर पाएगा, पाएगा नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपको याद ही नहीं है तो यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है आपको नहीं कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। किसको कर पाएगा IFOS को कर सकता है, लेकिन IFOS को भी नहीं कर पाएगा। किस को नहीं कर पाएगा, इसको नहीं पाएगा, अदरवाइज बाकी सबको कर सकता है। ये खत्म है आपका। फिर है आपका पास क्या है, आपने 35 AD में स्पेसिफाइड बिजनेसेस पढ़ा था, क्या क्या था आपका 2 स्टार होटल, 100 बेडरूम्स, फिर आपका क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस था, ये सब था। शुगर केन का था आपका बिजनेस, शुगर का बिजनेस था, शुगर केन का बिजनेस, चलिए शुगर का बिजनेस था मान लीजिए। तो ये सब स्पेसिफाइड बिजनेसेस है, अगर आपको लॉस होता है तब आप उसको कोई भी इनकम का साथ में सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपने स्पेसिफाइड इनकम से अगर लॉस किया है, स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर लॉस किया है, उसको आपको नेक्स्ट ईयर लेके जाना पड़ेगा और वहाँ से अगर उस नेक्स्ट ईयर में अगर आपका इनकम होता है उसी से सेट ऑफ करना है। मतलब इसका लिए भी सबका घर, सब इसका घर पे नहीं आता, सब इससे डरता है। जैसे पीजीबीपी का घर पे जाने के लिए कौन डरता है, सैलरी डरता है, 35 AD का घर में जाने के लिए सब डरता है, मतलब ये कंगाल है, पैसा खा के भाग जाएगा। फिर बाद में कौन आता है, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी बोलता है कि
हम पैसा कितना ही सेट ऑफ करा सकेगा, अप टू 2 लाख। मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर इज 2 लाख। मतलब आपको हाउस प्रॉपर्टी को, आपका पास कितना है, सैलरी का 7 लाख रुपए, सैलरी कितना बोल के रखा है, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी मतलब बाहर पे ऐसे क्या लगा है, नोटिस बोर्ड लगा के रखा है कि मुझे पैसा देना तो 2 लाख देना, उससे ज़्यादा अगर दे दिया हम खा के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी को मिनिमम कितना देना है आपको, मैक्सिमम 2 लाख ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा, उसका पेट फुल हो जाता है 2 लाख में। ठीक है, उसका बाद में हम लोग आगे देखेंगे, बाकी सब लोग आप लोग को पढ़ के आना है, उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे।